प्राकृतिक आपदाएं। कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान दें, जो तीसरा चैप्टर है वह है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आपदाओं का वर्गीकरण, आपदा प्रबंधन से पूर्व, आपदा प्रबंधन के बाद पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण। इसके बाद भूस्खलन पढ़ेंगे। फर्स्ट पहले जाने आपदा किसे कहेंगे। आपदा से अभिप्राय है विपत्ति या संकट। आपदा को हम पढ़ सकते हैं विपत्ति या संकट, यानी एक ऐसी घटना जिसमें व्यक्ति की मृत्यु, चोट, धन संपदा, जीविका, पर्यावरण हानि का दुख उठाना पड़ सकता है, आपदा कहलाती है। आपदा से तात्पर्य विपत्ति या अचानक घटित होने वाली घटना, ऐसी प्राकृतिक व मानवजनित भयानक घटना जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य को शारीरिक चोट, मृत्यु, धन संपदा, जीविका, इन सब चीजों का जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आपदा से अभिप्राय है विपत्ति या संकट, यानी ऐसी प्राकृतिक घटना जिससे मनुष्य को अचानक होने वाली ये घटनाएं हैं जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य को शारीरिक चोट, मृत्यु, धन संपदा, जीविका तथा पर्यावरणीय क्षेत्र में हानि का दुख उठाना पड़ सकता है। तो यह तो आपदा की परिभाषा हुई। अब आपदा का वर्गीकरण, हम आपदा को दो भागों में बांटते हैं। एक है मानवकृत आपदा, दूसरी है प्राकृतिक आपदा। मानवकृत आपदा क्या है, प्राकृतिक आपदा क्या है। मानवकृत वह आपदा है जिसमें मानवीय गलतियां, लापरवाही, मानव निर्मित यंत्रों की विफलता, सोची समझी साजिश के कारण आपदाएं होती हैं, मानवकृत आपदाएं कहलाती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस का प्रभाव, रेडियोधर्मिता, रेल तथा वायुयान दुर्घटनाएं, अग्निकांड, भगदड़, इसके साथ साथ औद्योगिक, ये सब चीजें आएंगी। इसका एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं ओजोन परत, ओजोन क्षरण, इसके साथ साथ और हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव भी लिख सकते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो मानवकृत वे आपदाएं जो मनुष्य की लापरवाही या मनुष्य के गलतियां से उत्पन्न होती हैं, मानवकृत आपदाएं कहलाती हैं। ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस, रेडियोधर्मिता, रेल, वायुयान दुर्घटनाएं, अग्निकांड, भगदड़ आदि दुर्घटनाएं आती हैं। इसके बाद प्राकृतिक आपदाएं, वे आपदाएं जो प्रकृति जनित परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होने वाले संकट को प्रभावित करती हैं, से उत्पन्न होती हैं, प्रकृति आपदा कहते हैं। प्रकृति की कोई घटना आपदा तभी होती है जब उसके द्वारा जन धन हानि होती है। प्रकृति आपदाएं भूतल के नीचे तथा ऊपर की कार्य शक्तियों और जटिल कार्यों के कारण संबंधित हैं। जैसे इसका उदाहरण हो गया प्रकृति आपदा का भूस्खलन, इसके साथ साथ भूकंप, बाढ़ का आना। तो ये प्राकृतिक आपदा है। दो आपदाएं, मानवकृत आपदाएं और प्राकृतिक आपदाएं। तो मानवकृत आपदा जो होगी वह मनुष्य की गलती, लापरवाही से होगी। मानव निर्मित यंत्रों की विफलता, रेल दुर्घटना, अग्निकांड, इसके साथ साथ ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस। ओजोन क्षरण कैसे, अब जैसे हम फ्रिज, कूलर का यूज कर रहे हैं, उससे निकलने वाली CFC गैस, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा जो है ओजोन परत में छिद्र करने में सहायक है। तो ये मानवीय कारण है। और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाले जो संकट आते हैं उसमें भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया,
इसके साथ साथ ज्वालामुखी का फटना, सूखा, सुनामी, चक्रवात और बाढ़, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो ये दो आपदाएं, पहली आपदा मानवकृत, दूसरी आपदा प्रकृति आपदा। अब इसके बाद जानेंगे आपदा प्रबंधन। अगर विपत्ति या संकट मानवकृत आपदा या प्रकृति आपदाएं आती हैं तो हमें क्या क्या प्रबंध करना चाहिए। आपदा यानी एक आपदा से पहले और एक आपदा से बाद। आपदा से पहले क्या करेंगे, जैसे हमको पता है कि बाढ़ आने वाली है, भूस्खलन होने वाला है, तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, या तो इसके अंतर्गत आपदा की रोकथाम से संबंधित योजना, समुचित चेतावनी तंत्र को शामिल किया जाए और इसके साथ साथ बाढ़ वाले क्षेत्र आने की संभावना वहां से जो है दूसरी जगह स्थापित किया जाए। भूस्खलन होने की संभावना है तो वहां से लोगों को दूसरी जगह भी स्थापित किया जाए। ये पहले कुछ जो है सावधानियां हम बरत सकते हैं। लेकिन अगर आपदा प्रबंध, अगर आपदा आ जाती है तब उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमें पुनर्वास की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था, न्यूनीकरण, ये सब चीजें शामिल हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आ जाती है तो हमें वहां पे रोकथाम के लिए चिकित्सीय व्यवस्था जरूरी है, लोगों के भोजन को उपलब्ध कराना जरूरी है। इसके साथ साथ आवास के लिए भी जरूरी है, उनको पुनर्वास किया जाए, स्थापित किया जाए। तो ये आपदा प्रबंधन के दो हैं, आपदा प्रबंधन से पूर्व और आपदा प्रबंधन के बाद। यानी पहले हमें यह पता चल जाए कि बाढ़ आने वाली है, भूस्खलन होने वाला है, तो हमें पहले ही जो है कुछ ऐसी व्यवस्था कर ली जाए जिससे वहां से हट जाए, वहां से चले जाएं। भविष्यवाणी अक्सर होती है कि तूफान आने वाला है, तो वहां से बाढ़ वाले क्षेत्रों में जैसे मछुआरे हैं तो उनको चेतावनी दे दी जाती है कि वहां से वो चले जाएं, नहीं तो उन्हीं का नुकसान होगा। तो पहले वहां से उन लोगों को हटा दिया जाता है। और दूसरी जो है आपदा प्रबंधन, अगर आपदा आ ही जाती है तो चिकित्सीय व्यवस्था, खाद्य की व्यवस्था, पुनर्वास की व्यवस्था, ये जरूरी है। इसके साथ साथ भूस्खलन आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया, आपदा प्रबंधन की जो प्रक्रिया है उसमें प्रभाव, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण, दीर्घकालीन विकास तैयार। प्रभाव आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया, कैसे आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आपदा प्रबंधन के कारण आपदा की भविष्यवाणी अगर की जाए तो यह पता लगाया जा सकता, चेतावनी यानी संभावना, भविष्यवाणी होती है कि जैसे समुद्र में अगर लहरें उठ रही हैं तो संभावना है कि बाढ़ आने की संभावना है। तो उससे पहले हमें यह सलाह दे दी जाए कि जो भी समुद्र के किनारे जो भी गांव या क्षेत्र या फिर मछुआरे हैं वह पलायन कर जाएं, वहां से चले जाएं ताकि जो है सुरक्षित रह सकें। तो यह पहले ही चेतावनी दे दी जाती है। और पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण, जैसे आपदा आ गई, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, तो इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, पहले चिकित्सीय व्यवस्था की जाए, फिर उनके पुनर्निर्वाण, पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ चिकित्सीय सुविधाएं, दवा की भी व्यवस्था की जाए, भोजन की भी व्यवस्था की जाए, दीर्घकालीन विकास की तैयारी और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाए जिसके कारण अस्थायी रूप से वहां के लोग रह सकें, उससे बच सकें आपदा प्रबंधन से, और अस्थायी रूप से वहां पे सुरक्षा प्रदान की जाए। तो ये आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया। इसके बाद हम जानेंगे भूस्खलन के प्रकार। भूस्खलन है क्या? जब अचानक कभी कभी जो है पहाड़ों से चट्टानें खिसकने लगती हैं, टूटने लगती हैं, खंडों के रूप में धीरे धीरे नीचे गिरने लगती हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो है यह पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। वहां पे सड़कें जाम हो जाती हैं। जहां ऊंचे ऊंचे पर्वत, लेकिन एशिया महाद्वीप, हिमालय पर्वत, यूरोप के उराल पर्वत, उत्तरी के रॉकी, अमेरिका के रॉकी पर्वत, अफ्रीका गोविज पर्वत इत्यादि क्षेत्रों में यह अधिक सक्रिय है। भारत के हिमालयी क्षेत्रीय, जैसे 2013 में उत्तराखंड की केदारनाथ तीर्थ स्थल में आए भूस्खलन के प्रकार बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और वहां पे बहुत ज्यादा बादल भी फटे थे। तो यह भूस्खलन जो है संपूर्ण विखंडन होना, यानी
एक तरह से यह चट्टानों का टूटना ही जो है भूस्खलन है, खिसकना ही, चट्टानें खिसकने लगती हैं अचानक। और भूस्खलन भूमि के एक भाग अथवा संपूर्ण भाग का विखंडन होने पर विखंडित तथा संपूर्ण विच्छेदित खंडों को खिसकने या गिरने को भूस्खलन कहते हैं। यह ज्यादा से ज्यादा पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। और इसके बाद हम जानेंगे यह कितने प्रकार के हैं। तो यह 2 प्रकार के हैं भूस्खलन के प्रकार, यह 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार, पहला है चट्टानी खिसाव, दूसरा अचानक भूस्खलन। चट्टानी खिसाव इस प्रकार के भूस्खलन में चट्टानें अपने आधार से दूर चली जाती हैं तथा धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकती हैं। इस प्रकार की चट्टान खिसाव कई बार सप्ताह या उससे अधिक समय लेता है। इस प्रकार की चट्टानें खिसाव का नुकसान अपेक्षाकृत ज्यादा या फिर कम भी होता है, क्योंकि इसके बारे में स्थानीय लोगों को सचेत होने का मौका मिल जाता है। इस कारण संकट के समाधान एवं अन्य विकल्प के रास्ते भी तैयार हो जाते हैं। तो चट्टानें जो है तुरंत खिसकेगी नहीं, धीरे धीरे उनमें भूस्खलन होता है और वहां के जो रहने वाले लोग हैं वह सचेत हो जाते हैं और फिर वहां से हट जाते हैं। इसके बाद अचानक भूस्खलन, वह प्रक्रिया जिसका अंतर्गत चट्टान अचानक जो है खिसकने लगती हैं और व्यक्ति को ज्यादा नुकसान हो जाता है। इससे ज्यादा नुकसान हो जाता है। अचानक भूस्खलन में यह उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में होता है। अक्सर रास्ते जो है जाम हो जाते हैं, या फिर ये जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर लोग जो यात्राएं करते हैं अमरनाथ की या फिर केदारनाथ या बद्रीधाम की, तो वहां पे भूस्खलन अचानक होने के कारण रास्ते जाम हो जाते हैं और इस भूस्खलन में ज्यादा से ज्यादा जो है नुकसान होता है। इसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर बहुत से ज्यादा घर नुकसान हो जाते हैं, पुनर्निर्माण घर भी नुकसान होते हैं। इसके साथ साथ और भी ज्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। जैसे ये चट्टानें जब खिसकेगी तो पेड़ भी जो होते हैं वह धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगते हैं और अचानक बहुत से ज्यादा पेड़ भी जो है नीचे गिर जाते हैं। तो ये भूस्खलन के 2 प्रकार हैं, चट्टानी खिसाव और अचानक भूस्खलन। इसके बाद भारत में भूस्खलन के क्षेत्र कहाँ कहाँ पे भूस्खलन सबसे ज्यादा होते हैं उन क्षेत्रों की बात करेंगे। तो पहला है हिमालय। हिमालय में भूस्खलन का कारण यह है कि यहाँ पे जो भी चट्टानें हैं वह ज्यादा से ज्यादा खिसकती हैं और इससे पहले हम बता चुके हैं कि जो विवर्तनिका प्लेट है वह एक दूसरे के विपरीत दिशा में अगर खिसकेगी तो वह भूस्खलन होगा और भूकंप की संभावनाएं भी बन जाती हैं। तो इसमें जो होगा हिमालय क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जो है भूस्खलन। इसके बाद उत्तर पूर्वी पर्वतीय भाग, यह जो क्षेत्र होगा यह आसाम के या फिर सिक्किम, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र आसाम सिक्किम वाले क्षेत्र आएंगे। यहाँ पे भी जो है अक्सर बंगाल की खाड़ी के जो तट हैं वहां से समुद्री हवाएं जो चलती हैं, इसके साथ साथ यह यहाँ पे पर्वत भी हैं, पेड़ भी हैं। तो उत्तर पूर्वी का जो हिमालयी क्षेत्र है, असम का क्षेत्र, वहां पे भी जो है अक्सर भूकंप आते रहते हैं और आने का कारण है कि ये पर्वतीय क्षेत्र है और वहां भी जो है चट्टानें आपस में विवर्तनिका प्लेट के अनुसार खिसकती हैं। पश्चिमी घाट तथा नीलगिरी, यह केरल के तट और नीलगिरी, केरल के तट पे यहाँ पे भी जो है नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। तो अक्सर हिमालयी क्षेत्रों में या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में ही जो है भूस्खलन होता है और वहां पे भूकंप आने की भी संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए भूस्खलन ज्यादा होता है। इसके बाद पूर्वी घाट और विंध्याचल की पहाड़ियां, पूर्वी घाट में भी ज्यादा से ज्यादा जो है भूस्खलन होता है। इसके बाद विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं, जैसे यह क्षेत्र आ जाएगा हमारा मिर्जापुर का, इसके साथ साथ यह सीधे श्रृंखला जो चली गई है विंध्याचल पर्वत एमपी मध्य प्रदेश होते हुए यह दक्षिणी भारत तक चली गई है। तो भूस्खलन कभी कभी जो है यह विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं इनमें भी जो है अक्सर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा भूस्खलन इसमें नहीं है। और पूर्वी घाट
में भी बहुत ज्यादा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जो भूस्खलन है वह हिमालय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी पर्वतीय भाग और पश्चिमी घाट तथा नीलगिरी की पहाड़ियां। और इसके साथ साथ ये पश्चिमी घाट में जैसे गुजरात के कच्छ जिले में ज्यादा से ज्यादा जो है भूकंप अक्सर आते रहते हैं। इसका कारण यह है कि वह क्षेत्र जो है अरब सागर के आसपास वाले क्षेत्र में पड़ता है और दलदली होने के कारण, मार्श होने के कारण वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो है भूस्खलन होते हैं। और पूर्वी घाट, इसके साथ साथ विंध्याचल की पहाड़ियां। तो ये हेडिंग जो है ये टॉपिक यही पे समाप्त, और फिर दूसरे टॉपिक में मिलेंगे।